हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है? मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। कब से? गर्भावस्था से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? आर एम गेने। कौन? आर एम गेने। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? यह कहा था स्टैनली हॉल ने। किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा था किशोरावस्था के बारे में, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान में समय लगता है जो वो लगता है 36 मिनट। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? यह कथन कहा था राल्फ ने। किसने? राल्फ ने। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर कोई शिक्षक किसी बालक को समस्या से ग्रस्त हुआ पाता है तो उसको क्या करना चाहिए? बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, या फिर बच्चे को दंड देना चाहिए? तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ सहगामी क्रियाएं संबंधित होती हैं बच्चे के सर्वांगीण विकास से। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों के सर्वांगीण विकास से जो है पाठ सहगामी क्रियाएं संबंधित होती हैं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया था? स्किनर, थॉर्नडाइक, बी.एफ. ब्लूम या फिर कोहलर ने। तो यहाँ पे जो बी.एफ. ब्लूम है, इन्होंने अधिगम के सिद्धांत नहीं बताए थे, जबकि स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर, ये तीनों लोग अधिगम के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 9 नंबर, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य होता है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। क्या? 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का जो परीक्षण आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल में। किसमें? प्रस्तावना कौशल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे 11 नंबर, किसने बहुव्यूहात्मक बुद्धि का प्रत्यय दिया? बहुव्यूहात्मक बुद्धि का प्रत्यय दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? पढ़ने में, वर्तनी पढ़ने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक की भूमिका नहीं है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब पूछा गया कि एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो ए ऑप्शन दिया गया फर्स्ट नंबर वाला, कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये क्या ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया। जबकि निःशक्त बच्चों पर एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। पूछा क्या गया? नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है शारीरिक विकास से। किससे? शारीरिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा था? यह कहा था गिलफोर्ड ने। किसने? गिलफोर्ड ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे 17 नंबर, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। कौन? किलपैट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो समस्या समाधान होती है, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो समस्या का समाधान कब किया जाएगा? जब कोई चीज़ ये मालूम हो जाएगी कि ये हमें समस्या, ये प्रॉब्लम है, तभी उसका क्या है, जैसे कि किसी को कोई बीमारी होगी तभी तो उसका इलाज किया जाएगा। तो सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है समस्या की पहचान करना कि क्या समस्या है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तब होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालात्मक पक्षों का विकास होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो यहाँ जो प्रस्तुतिकरण सोपान है यह क्या है? स्मृति स्तर एवं बोध स्तर में उभयनिष्ठ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को, और इसके बारे में बताया था स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? मतलब ब्रूनर ने किन अवस्था के बारे में नहीं बताया था। तो जो आंध प्रज्ञ अवस्था, इसके बारे में ब्रूनर ने नहीं बताया था, जबकि प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था और क्रियात्मक अवस्था, इनके तीनों के बारे में ब्रूनर ने बताया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 के ए में। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान या फिर अनुमूलन। तो जो यहाँ पे अनुमूलन दिया गया है यह संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है? तो यहाँ जो मिश्रित दिया गया यह अधिगम वक्र नहीं, जबकि लंबवत, उन्नतोदर या फिर जिसे उत्तल बोलते हैं, और ये नतोदर, ये तीनों के अधिगम वक्र के प्रकार होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, यहाँ पर मैच करना है। जैसे कि एनिमल इंटेलिजेंस जो पुस्तक है इसको लिखा था थार्नडाइक ने, और पुनर्बलन की जो अनुसूची इसके बारे में बताया था स्किनर ने, और सारगर्भिता का जो नियम है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने दिया था, और अनुकूलन के बारे में बताया था पियाजे ने। तो यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? यह संबंधित है विकास के निरंतरता के सिद्धांत से। किससे? निरंतरता के सिद्धांत से। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? जो शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गई है, ये बन गई है 86वें संविधान संशोधन से। किससे? 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक किया था विलियम मैकडूगल ने, और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूफ ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है?
कोल तथा ब्रूफ ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था बाल्यावस्था को। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।